हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ में यूरिनरी सिस्टम के अंदर मेडिकल सर्जिकल में पढ़ने वाले हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई की बात करें तो इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, आपने सुने भी होंगे। तो इनको क्या बोलते हैं? कैल्कुलाई को स्टोन भी बोलते हैं और लिथियासिस भी बोलते हैं। तो रीनल कैल्कुलाई या फिर इसको क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन भी बोलते हैं और यूरोलिथियासिस बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहले देखो, इसके अंदर क्या होगा? इन द यूरिनरी सिस्टम एंड किडनी abnormal collection of urate crystal in the nephron for formation of stone। किडनी के अंदर या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या हो जाना? स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। किस वजह से? अबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है किसका? यूरेट क्रिस्टल का। आई बात समझ में? आगे कोच पढ़ने वाले हैं। तो यूरेट क्रिस्टल का उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रीनल स्टोन, या फिर क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, वो यूरोलिथियासिस बोला जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो, पीक एज जो रहेगी इसकी, पीक एज वो रहती है 40 to 60 ईयर। 40 to 60 ईयर एज इसकी क्या रहती है? पीक एज रहती है, जहां से क्या हो सकता है? पेशेंट को हो सकता है रीनल स्टोन। मोस्टली रीनल स्टोन ये कहां पे होता है? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन में होता है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस। पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होगा? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेफ्रॉन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूरिन है वो फ्लो प्रॉपर तरीके से जिस बेसिस पे जाना चाहिए उस बेसिस पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे क्या है? स्टोन है। और स्टोन की वजह से, जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है? किडनी है। और इस किडनी में क्या है? यहां पे है नेफ्रॉन, ठीक है। यहां पे क्या है? नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन जो है यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। किस वजह से? स्टोन है यहां पे, और स्टोन है तो इसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ये यूरिन है, ये किसमें कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है? रीनल ट्यूबल्स के अंदर। किसमें कलेक्शन होगा? रीनल ट्यूबल्स के अंदर। और रीनल ट्यूबल्स के अंदर जैसे ही ये होना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से किडनी के अंदर क्या भर जाएगा? abnormal collection of water। abnormal collection of water उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। आगे बात समझ में? ये तो था अगर रीनल स्टोन किसमें हो? नेफ्रॉन के अंदर हो। आई बात समझ में? अब देखो सेकंड, अगर इफ रीनल स्टोन इफ यूरेटर स्टोन, क्या होगा? यूरेटर स्टोन किसमें होगी मोस्ट कॉमनली? अगर आपसे पूछेगी मोस्ट कॉमन किसमें होती है? मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन किसमें होती है? यूरेटर में। कहां पे? यूरेटर में। और इसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या होने के चांस होते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस।
या फिर यूरो नेफ्रोसिस। आगे बात समझ, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन किस में आते हैं? ये दोनों कॉम्प्लिकेशन आते हैं अगर स्टोन कहां पे है? यूरेटर के अंदर है। आगे बात समझ में, तो ये मोस्टली आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो कोज क्या रहेंगे कि इसके कोज क्या रहेंगे? कोज की बात करें तो हाई इंटेक ऑफ कैल्शियम डाइट। कैल्शियम डाइट क्या कर ले? हाई इंटेक कर ले, जैसे बहुत ज्यादा क्या है, मिल्क वगैरह, ठीक है, योगर्ट, और क्या रहेगा, चीज, ठीक है। ये अगर डाइट में ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से क्या है, हाई कैल्शियम डाइट जाएगी, और हाई कैल्शियम डाइट जाएगी तो पेशेंट को क्या होने के चांस हो जाते हैं? किडनी स्टोन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली के अंदर हर किसी पर्सन के क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर को किडनी स्टोन हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन। इसके साथ साथ में पेशेंट क्या है? पेशेंट सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अगर कोई पेशेंट है वो सफर कर रहा है डिहाइड्रेशन से, तो क्या होने के चांस रहते हैं? रिनल स्टोन, इमोबिलाइजेशन, पर्सन है मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर खाया पिया और सो गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, मतलब एक्सरसाइज विदाउट, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं की है, या फिर इमोबिलाइजेशन है पेशेंट, या फिर डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है, तो उनको क्या होने के चांस रहते हैं? रिनल स्टोन होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या कॉज रहेंगे? हाइपर कैल्सीमिया, क्या होने किससे सफर करेगा? हाइपर कैल्सीमिया, या फिर हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर पैराथायरोडिज्म से सफर कर रहा है, वो क्या भी होने के चांस रहते हैं? उसको भी रिनल स्टोन होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? पेशेंट सफर फ्रॉम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से क्या कर रहा है? पेशेंट सफर कर रहा है, तो उसको भी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? इंक्रीज यूरिक एसिड इन द बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ गया है, जैसे गाउट के अंदर, ठीक है, या फिर रोमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर, ठीक है। इनमें इन कंडीशन में क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं? रिनल स्टोन होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम, कि साइन सिम्टम क्या होगा? तो क्या रहेगा? सडन शार्प पेन इन द एब्डोमिनल के अंदर क्या होगा? सडन शार्प पेन होगा, और ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर सही नहीं रहेगा, रेडिएट जो होगा वो मेल के अंदर तो होगा, टेस्टिस के अंदर, किसमें हो जाएगा? मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कौन? पेन हो जाएगा, ठीक है, ये पेन है, ये ट्रांसफर हो जाता है, रेडिएट हो जाता है किसमें? टेस्टिस में। लेकिन फीमेल में कहां पे ट्रांसफर रेडिएट हो जाएगा? ये होगा ब्लेडर के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाता है। आगे बात समझ में। किसकी वजह से पेशेंट को क्या है? रिनल स्टोन है। इसके साथ साथ में नोजिया होगा पेशेंट को, नोजिया
वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड स्वेटिंग। क्या होगा? स्वेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं? डायफोरेसिस। क्या बोलेंगे? डायाफोरेसिस। आगे बात समझ में? तो ये क्या रहते हैं? इसके साइन सिम्टम रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर रहेगा पेशेंट को। और क्या रहेगा? हेमेचूरिया, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है? ब्लड के हेमेचूरिया ब्लड आना किसके अंदर? यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हेमेचूरिया बोलते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में टाइप ऑफ स्टोन देखो, टाइप ऑफ स्टोन, टाइप ऑफ स्टोन कि कौन कौन से टाइप की होती हैं स्टोन। तो टाइप ऑफ स्टोन के अंदर सबसे पहले देखो कैल्शियम फास्फेट स्टोन, कैल्शियम फास्फेट स्टोन। कैल्शियम फास्फेट कौन सी कैसी स्टोन रहती है? तो इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर हो जाता है सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन विद यूरिया एंड कैल्शियम विद फास्फेट। बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ने से या फास्फेट लेवल बढ़ने से किडनी के अंदर ऑलरेडी क्या है? यूरिया है। और किडनी के अंदर यूरिया है तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेशन। मतलब ये यूरिया है और ये कैल्शियम और फास्फेट है, तीनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाते हैं। यूरिया, कैल्शियम और फास्फेट क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। उसकी वजह से जो स्टोन बनेगा वो क्या बोलते हैं? उसको कैल्शियम फास्फेट स्टोन बोलते हैं। और इनका क्या हो जाता है? सुपर सैचुरेशन हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंट को इसमें एडवाइज क्या करते हैं? एडवाइज द पेशेंट फॉर डिक्रीज डाइट इन कैल्शियम एंड फास्फेट। फास्फेट और कैल्शियम की जो भी डाइट होते हैं या सोर्स होते हैं वो क्या खाएं? कम खाएं। पेशेंट को क्या कर दो? एडवाइज कर दो। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो सेकंड टाइप की कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। सेकंड टाइप की कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन, इसके अंदर क्या होगा? सुपर सैचुरेशन ऑफ द यूरिया किसके साथ में हो जाएगा? यूरिया एंड यूरिक एसिड विद कैल्शियम एंड ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट के साथ में और कैल्शियम के साथ में किसका सुपर सैचुरेशन हो जाता है? यूरिया और यूरिक एसिड के साथ में। और ऐसा अगर हो रहा है तो वो कौन सी स्टोन बनेगी? कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन बनती है। आगे बात समझ में? तो पेशेंट को एडवाइज क्या करोगे? पेशेंट को एडवाइज करना है, एडवाइज द पेशेंट इन डाइट विटामिन के। पेशेंट को क्या बोलना है? पेशेंट को ऐसा बोलना है कि उसको डाइट में क्या लेना है? विटामिन के ले। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनहिबिट, ये क्या करता है? विटामिन के इनहिबिट द कैल्शियम एंड ऑक्जिलेट स्टोन। जो कैल्शियम और ऑक्जिलेट जो स्टोन बनी है उसको क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है। कौन? विटामिन के। और कौन से पेशेंट को बोलना है? ऐसे पेशेंट जिसको कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन हो रही है उसको बोलना है। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखो यूरिक एसिड स्टोन।
थर्ड यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड जो स्टोन रहती है इसके अंदर क्या रहेगा, पेशेंट को क्या कोज होता है, इसका कोज की बात करें तो इन द डाइट हाई ऑफ प्यूरिन डाइट, प्यूरिन डाइट अगर आप बहुत ज्यादा हाई ले रहा है, या फिर क्या हो सकता है एंड हाई प्रोटीन डाइट, अगर पेशेंट प्यूरिन डाइट ज्यादा ले रहा है या फिर हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो कौन सी स्टोन होती है, यूरिक एसिड स्टोन होती है। और प्यूरिन जो डाइट रहेगी इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है रेड वाइन, इसके साथ साथ में फ्रेश मीट या फिर सार्डिनस एक क्या है, फिश की स्पीशीज है, क्या है, फिश की क्या है स्पीशीज। आगे बात समझ में, ये इसमें ये जो प्रोडक्ट रहते हैं इनमें क्या होती हैं, सबसे ज्यादा प्यूरिन होती हैं, इसीलिए ऐसे पेशेंट जो क्या है ये रेड वाइन ले रहे हैं या फिर फ्रेश मीट खा रहे हैं या फिर सार्डियस जो फिश है उसका मतलब डाइट में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, हाई प्यूरिन की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिक एसिड स्टोन होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे देखो डायग्नोसिस क्या क्या करवाते हैं, डायग्नोसिस पेशेंट को किडनी स्टोन है और डायग्नोसिस क्या क्या करवाएंगे, तो डायग्नोसिस के अंदर करवाते हैं सबसे पहले एक्सरे, क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, इसके साथ साथ में और क्या करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे, सीटी स्कैन, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में आईवी पाइलोग्राम क्या करवाते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राम करवाते हैं, ठीक है। पाइलोग्राम जो होता है ये इंट्रावेनस पाइलोग्राम का मीनिंग है आईवी से क्या देते हैं, अपने डाई डालते हैं, आईवी से क्या करवाते हैं, पेशेंट को डाई डालेंगे और इससे क्या हो जाएगा, रीनल जो पेल्विस है इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह है या फिर यूरेटर के अंदर स्टोन है या फिर किडनी के अंदर स्टोन है, वहां पे जाके ये जो डाई है ये क्या हो जाएगी, कलेक्शन हो जाता है, और जब अपने एक्सरे करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, आपको चमकती हुई दिखाई देती है, तो अपने को आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, किसकी, किडनी स्टोन की। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में यूरिनालाइसिस करते हैं, यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, यूरिन के अंदर क्या देखते हैं, आरबीसी देखते हैं कि हेमिचूरिया तो नहीं हो रहा, पेशेंट को डब्ल्यूबीसी देखते हैं, पेशेंट को क्या नहीं हो गया है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है, इसके साथ साथ में अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो क्या देखते हैं, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन तो नहीं आ रहा है यूरिन के थ्रू, तो ये चीजें हैं यूरिन एनालिसिस के अंदर देखते हैं। आगे बात समझिए, तो ये क्या करते हैं, अपने मोस्ट कॉमन ये करते हैं डायग्नोसिस। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे देखो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइज करते हैं, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर कैल्शियम फ्री डाइट, पेशेंट को बोलना है कि कैल्शियम फ्री डाइट ले, ठीक है। इसके साथ साथ में एडवाइज द पेशेंट एडमिनिस्टर द प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, क्या ले, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले, इसके साथ साथ में डाइट के लिए भी एडवाइज करते हैं, ठीक है। ऐसी डाइट जिसके अंदर ऐसे सोर्स हो, जैसे
अगर बात करें ऑक्जिलेट के बारे में कि ऑक्जिलेट रिच डाइट कौन सी होती है, ऑक्जिलेट रिच डाइट मतलब सबसे ज्यादा ऑक्जिलेट किस किस में पाया जाता है, तो इसके लिए एडवाइज करते हैं तो ये जो है ये क्या करें, अवॉइड करें या फिर बहुत कम खाएं। ठीक है, जैसे अलमंड, आलमंड, बादाम और क्या होता है, केसव, केसव, केसव होते हैं, क्या होते हैं केसव, केसव होते हैं काजू। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में स्पिंचर, स्पिंचर और बीन, इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्जिलेट पाया जाता है। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है या फिर एडवाइज कर देना ऐसी मतलब ना खाए। ठीक है, ऐसी डाइट। इसके साथ में हाई कैल्शियम वाली डाइट कौन कौन सी रहती है, हाई कैल्शियम डाइट, हाई कैल्शियम डाइट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मिल्क, योगर्ट, चीज, इसके साथ में डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है ये पेशेंट को बोलना है कि ऐसे डाइट है वो ना ले। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में प्यूरिन डाइट तो मैंने बताई दी आपको, प्यूरिन डाइट, प्यूरिन डाइट, प्यूरिन डाइट के अंदर पेशेंट को बोलना है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा प्यूरिन है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे अगर बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, रेड वाइन, रेड वाइन, फ्रेश मीट, मीट और क्या रहेगा, सार्डियस, सार्डिनस, सार्डिनस क्या है, एक फिश की क्या है, स्पीशीज है। तो ये क्या करें, अवॉइड करें। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या देते हैं, पेशेंट को मेंटेन द यूरिन पीएच एंड मॉनिटरिंग, क्या करेंगे, पेशेंट की यूरिन की जो पीएच है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और मॉनिटर करेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो सर्जरी के नाम के बारे में कि सर्जरी कौन कौन सी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो ESWL, ESWL की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये एक तो क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। आगे बात समझ में। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसमें क्या करेंगे, अल्ट्रा वेव से क्या करते हैं, अल्ट्रा वेव से क्या करेंगे, इससे जो वेव जाएगी और जिसकी वजह से जो स्टोन बनी हुई है, जो स्टोन बनी हुई है उसको क्या कर दिया जाता है, क्रैश कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, क्रैश कर दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट का क्या करेंगे, फ्लूइड लेवल बढ़ा देंगे, फ्लूइड लेवल इंक्रीज, पेशेंट का क्या बढ़ा देते हैं, फ्लूइड लेवल इंक्रीज बढ़ा दें, मतलब कितना, 2 to 3 लीटर, 2 to 3 लीटर पर डे के बेसिस पे। और जिसकी वजह से पेशेंट का क्या है, जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर किया है अल्ट्रा वेव से और स्टोन है वो क्रैश हो गई है, तो उसको क्या कर दिया, यूरिन के थ्रू पास आउट थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। आगे बात समझ में। और ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, आगे सेकंड PCNL का मीनिंग क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये एग्जाम में कभी कभार इसकी है ना फुल फॉर्म पूछी जाती है, PCNL
परकुटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे अपने, इसके अंदर करेंगे एक तो ये क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव प्रोसीजर है तो इसके अंदर क्या डालते हैं अपने, फ्लूरोस्कोप डाला जाता है। क्या डालते हैं, फ्लूरोस्कोप डाला जाता है। और फ्लूरोस्कोप क्या करता है, इससे क्या कर देंगे, वेव डाली जाती है। कहां पे, स्टोन के ऊपर। क्या डालते हैं, स्टोन के ऊपर वेव डालेंगे और जिसकी वजह से क्या क्या कर देते हैं, स्टोन को क्रैश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्टोन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्रैश कर दिया जाता है। और क्रैश करने के बाद में उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ स्टोन, बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं PCNL। और इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम रहेगा, भी कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपने क्या करते हैं, इस स्टोन को रिमूव करते हैं क्रैश होने के बाद में, और इसको बोलते हैं एलिगेटर फोर्सेप। कौन सी फोर्सेप से, एलिगेटर फोर्सेप से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं PCNL, मतलब परकुटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर है, फ्लूरोस्कोप डालेंगे जिससे क्या है, जो वेव है, जो क्या है, अल्ट्रा वेव है, वो डाल के स्टोन के ऊपर उसको क्या कर दिया जाता है, क्रैश कर दिया जाता है, मतलब ब्रेक कर दिया जाता है। और ब्रेक करने के बाद में एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलिगेटर फोर्सेप, और उससे क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो नेफ्रोलिथियोटोमी या फिर यूरेट्रोलिथियोटोमी। इसके अंदर क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, इंसिजन ऑन द फ्लैंक रीजन। फ्लैंक रीजन में क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। और इसके बाद में ओपन द साइट ऑफ किडनी स्टोन। उस साइट को, किडनी स्टोन को, अगर किडनी में है तो वहां से क्या है, डायरेक्ट ओपन करते हैं। या फिर क्या है, यूरेटर में स्टोन है तो उसको क्या करते हैं, इंसिजन लगा दिया जाता है। वहां से डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं स्टोन को, रिमूव द स्टोन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियोटोमी या फिर यूरेट्रोलिथियोटोमी बोला जाता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो इसीलिए बार बार पढ़ते रहिए। आगे बात समझ में। ये तो था रीनल स्टोन के बारे में। इसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो देखो, सेकंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्या रहेगा, प्रोटीन वास्टिंग, प्रोटीन क्या होगी, वेस्ट होगी। और क्या रहेगा, बिकॉज डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल एंड मेम्ब्रेन एंड ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होना, वेस्ट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वास्ट प्रोटीन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये आगे अपने साइन सिम्टम के अंदर बात करेंगे कि क्लासिकल इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या क्या होंगे। इसमें मोस्ट कॉमन ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि डैमेज क्या होता है, डैमेज होता है एक तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन होती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसके इटियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी या फिर क्या बोल सकते हो इसको, कोज। कोज तो इसके अंदर क्या रहेगा, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ये एक क्या होता है इसका कोज रहता है, किसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ड्रग रिएक्शन और पेशेंट को ड्रग रिएक्शन, मोस्टली जो ड्रग रिएक्शन होता है वो होता है पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन, ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस जो होता है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस तो यही मानी जाती है मेथाइल पेनिसिलिन। तो इसकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आगे नेक्स्ट टाइम में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। इसके साथ में एलर्जिक रिएक्शन हो जाए पेशेंट को, या फिर क्या हो सकता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पेशेंट को क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैंने बताया था आपको डेफिनेशन के अंदर कि एक क्या है, ग्रुप है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसके अंदर लिखो क्लासिकल साइन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले लिखो जनरलाइज एडिमा, क्या होगा पेशेंट को, जनरलाइज एडिमा, और जनरलाइज एडिमा को क्या बोलते हैं टर्म के अंदर बोलते हैं इसको एनासार्का, एनासार्का बोलते हैं, ठीक है, जनरलाइज एडिमा को। और क्या क्या होगा पेशेंट को, और होगा प्रोटीन यूरिया, क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, और क्या होगा प्रोटीन यूरिया के साथ हाइपो एल्बुमिनूरिया, हाइपो एल्बुमिनूरिया, ठीक है, एल्बुमिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है, हाइपो एल्बुमिनिया, ब्लड के अंदर क्या हो जाना, कम हो जाना, एल्बुमिनिया, मीनिया, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या होगा, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, और क्या होगा, अगर ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से यूरिन में क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, एल्बुमिन लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर एल्बुमिनूरिया, हाइपर एल्बुमिनूरिया, या फिर यूरिन के अंदर तो बढ़ा हुआ मिलेगा और ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। प्रोटीन यूरिया मिलेगा, प्रोटीन से है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड लेवल का बढ़ जाना, और जनरलाइज पेशेंट को क्या हो जाएगा, एडिमा, जिसको क्या बोलेंगे, एनासार्का बोलते हैं। इसके साथ साथ में पेशेंट को और क्या रहेगा, ये तो थे क्लासिकल साइन एंड सिम्टम। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या रहेगा, पेशेंट की किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, इसकी वजह से पेशेंट को क्या रहेगा, एनीमिया रहेगा। और एनीमिया किस वजह से रहेगा, क्योंकि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है किडनी, इसकी क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो
एनोरेक्सिया रहेगा पेशेंट को, क्या रहेगा, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी रहेगी, क्या रहती है, इरिटेबिलिटी रहेगी पेशेंट को, और क्या रहेगा, ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, ये क्या रहते हैं, साइन सिम्टम रहते हैं इसके अंदर। आगे देखो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या करें, प्राइमरी जो अपना ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम बॉडी से क्या ना हो, प्रोटीन एक्सक्रीशन ना हो, ये क्या रहता है अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस द एडिमा को रिड्यूस करना, और प्रिवेंट इन्फेक्शन, और क्या रहता है अपना प्रिवेंट इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, ये क्या रहता है अपना प्राइमरी गोल रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो एडमिनिस्टर द हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरीज डाइट एंड लो प्रोटीन डाइट। देखो लो प्रोटीन डाइट, वैसे तो प्रोटीन की कमी है इसमें, वैसे देना चाहिए, लेकिन प्रोटीन डाइट लो दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब किडनी है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका एंड प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है यूरिया। तो ये है प्रोटीन, बॉडी से जो किडनी है वो यूरिया नहीं निकाल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, एजोटीमिया होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दिया जाता है। इसके साथ साथ में और क्या देंगे, एडमिनिस्टर द स्टीरॉयड थेरेपी, क्या देते हैं, स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं। और स्टीरॉयड थेरेपी देने का पर्पज ये रहता है कि पेशेंट को क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो, प्रिवेंट टू इन्फेक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ में स्वेलिंग एंड एडिमा से, स्वेलिंग से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या देते हैं, स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं पेशेंट को। और स्टीरॉयड में भी कौन सी देते हैं, प्रिडनिसोन, क्या देते हैं, प्रिडनिसोन, ठीक है, प्रिडनिसोन देते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात समझ में, ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। आगे देखो यूटीआई, आगे पढ़ेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। इसके अंदर देखो इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई के अंदर, इन्फेक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर,
एंड यूरेथ्रा, इनके अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है या फिर इन्फ्लामेशन हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से होने के चांस रहते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से होने के चांस रहते हैं। और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जेंडर क्या होता है, फीमेल। फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा यूटीआई होने के चांस रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, शॉर्ट लेंथ होती है यूरेथ्रा की फीमेल के अंदर, लगभग ऐसे मान लो 4 सेंटीमीटर का होता है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के किस में चांस रहते हैं, फीमेल जेंडर के अंदर होने के चांस रहते हैं। आगे देखो इसका कोज, कि क्या क्या कोज रहेंगे यूटीआई के। कोज, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी कौन सा रहेगा, ई कोलाई। एग्जाम में यहां से मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है बैक्टीरिया, तो कौन सा रहेगा, ई कोलाई रहता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में सूडोमोनास हो सकता है, एंटेरोबैक्टर भी हो सकता है, सूडोमोनास और एंटेरोबैक्टर। ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके साथ साथ में और कौन से, यंग एज के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ये भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन आपको ध्यान में रखना है कौन सा, इस्चीरिया कोलाई। आ गई बात समझ में। इसके बाद में इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, साइन सिम्टम क्या आएंगे, बर्निंग मिक्चुरेशन, क्या रहेगा पेशेंट को, बर्निंग मिक्चुरेशन रहेगा। बर्निंग मिक्चुरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पास ऑफ यूरिन, सेंसेशन ऑफ बर्न जैसा सेंसेशन होता है, जैसे बर्निंग हो रही है, कब, मिक्चुरेशन के दौरान या फिर जिस टाइम यूरिन पास आउट करता है पेशेंट। इसके साथ साथ में फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी क्या रहेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रहेगी, और क्या रहेगी, अर्जेंसी। पेशेंट को क्या रहेगा, फीवर रहेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, पेशेंट को फीवर रहेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। क्लाउडी डार्क फाउल स्मेलिंग क्या आएगी, यूरिन क्या रहेगी, क्लाउडी डार्क फाउल स्मेलिंग क्या आएगी, यूरिन आता है। आगे बात समझ में। तो ये इनके क्या होते हैं, क्या रहेगा, को साइन सिम्टम रहते हैं। इसके साथ साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन, रहेगा, लोअर एब्डोमिनल क्या रहेगा, पेन रहता है। नोक्चूरिया रहेगा पेशेंट को, नोक्चूरिया क्या होता है, नाइट टाइम
यूरिन पास आउट, नाइट टाइम है, यूरिन है वो पास आउट होगा, उसको क्या बोलते हैं, नोक्चूरिया बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, इसके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। अब देखो इसके बाद में मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, इसके एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, क्या देते हैं पेशेंट को, एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक के अंदर कौन सी मेडिसिन देते हैं, सल्फा ग्रुप, क्या देते हैं, सल्फा ग्रुप की क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और सल्फा ग्रुप के अंदर एक मेडिसिन लिखी हुई है सल्फामेथोजोल, कौन सी लिखी हुई है, सल्फामेथोजोल। और इसके अंदर ये क्या रहती है, इसकी मेडिसिन रहती है, कौन सी, एंटीबायोटिक। और एक होती है निट्राफ्यूराटोइन, निट्राफ्यूराटोइन जो होती है, ये देख लो, ये मेडिसिन है जिसको किस में देते हैं, यूटीआई के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है। और क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं इसके बारे में, तो ये जो मेडिसिन है ये मोस्टली किस में यूज करते हैं, यूटीआई के अंदर मैनेजमेंट में यूज की जाती है। इसके अंदर और क्या क्या एडवाइज करते हैं पेशेंट को, एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट इंक्रीज फ्लूइड लेवल, क्या करें, पेशेंट को बोल दें कि इंक्रीज फ्लूइड लेवल। और इंक्रीज फ्लूइड लेवल होगा तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैश आउट हो जाता है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या ये इन्फेक्शन है उससे क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। इसके साथ साथ में क्या करेंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट टू वॉइड एवरी 2 to 3 आवर, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को, इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट फॉर void every 2 to 3 आवर, हर 2 या 3 घंटे में क्या करे, वॉइड करे, पेशेंट यूरिन पास आउट करे, ऐसा क्या करते हैं, पेशेंट को एनकरेज करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या था, मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।